पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज पीएससी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पीएससी एकमात्र ऐसा डिबेट शो है जिसमें हम सिर्फ आंकड़ों के नजरिए से पूरी बहस को आगे ले जाते हैं। आंकड़ों के नजरिए से हम आपको ये बताते हैं कि कौन पॉपुलैरिटी के ग्राफ में ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और किसकी लोकप्रियता में आ रही है गिरावट। तो आइए, कर्नाटक के चुनाव में क्या बीजेपी बाजी मारेगी एक बार फिर से या फिर कांग्रेस इस बार चुरा लेगी उनसे सत्ता? इसी पर चर्चा करने से पहले कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं, क्योंकि हमने मोदी फैक्टर को लेकर आज पीएससी पर चर्चा की शुरुआत करने की सोची है। आखिर मोदी फैक्टर किस हद तक किसी चुनाव को प्रभावित करता है? तो जो पहला सवाल है वो यही है कि कर्नाटक चुनाव में मोदी फैक्टर कितनी रैलियां प्रधानमंत्री की? अभी तक उन्होंने 20 रैलियां की हैं, 9 प्रस्तावित हैं। पीएम अपने आप को पूरी तरह से चुनाव में सबसे बड़े फैक्टर के तौर पर सामने रख रहे हैं। क्या इस फैक्टर के जरिए जय बजरंगबली इस नारे के साथ प्रधानमंत्री अब अपनी रैलियों की शुरुआत कर रहे हैं? मुझे इन लोगों ने 91 बार गालियां दी है, मैंने गिनी है। क्या प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द पूरी राजनीति और चुनाव कर्नाटक की हो जाएगी? इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन अब अगला जो नंबर हम आपको दिखा रहे हैं ये बताते हुए कि ये सीएसडीएस का सर्वे है और सीएसडीएस के सर्वे में क्या आंकड़े सामने आ रहे हैं वो आपके लिए रखे। कर्नाटक में क्या बीजेपी की जीत होगी? हाँ कहने वाले सिर्फ 31% है, जबकि 57% कह रहे हैं नहीं। ये सीएसडीएस लोकनीति का सर्वे है और उनके सर्वे के मुताबिक, क्योंकि वो आंकड़े नहीं देते, वो सीट प्रोजेक्शन नहीं करते हैं, वो लोगों की राय सामने रखते हैं। जब हमने पूछा कि वोकालिगा वोट किसको जाएगा, तो देखिए 34% लोगों ने कहा कि कांग्रेस को वोकालिगा वोट जाएगा और बीजेपी को 36%। लिंगायत और वोकालिगा ये दो ऐसी वहां पर समुदाय है जो कि लगभग ये तय कर देते हैं कि किसकी जीत होगी कर्नाटक के चुनावों में। हालांकि दलितों का, मुस्लिम्स का भी आंकड़ा बहुत है मिलाकर अगर आप देखें तो, लेकिन हमेशा ऐसा माना गया है और देखा गया है कि लिंगायत और वोकालिगा जिस तरफ जाते हैं वो बाजी मार ले जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं लिंगायत का वोट किसको जाएगा। ये भी सीएसडीएस लोकनीति सर्वे के मुताबिक हमने आंकड़े रखे हैं। कर्नाटक में लिंगायत वोट किसको जाएगा? बीजेपी को 67% लोगों ने कहा कि बीजेपी को जाएगा, यानी दोनों ही लिंगायत और वोकालिगा में बाजी मारती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है और खास तौर पर लिंगायत में वो काफी आगे दिख रहे हैं। याद रखिए, येदियुरप्पा के पीछे हटने के बाद भी क्या लिंगायत वोट बीजेपी की ही तरफ है? ये एक दिलचस्प सवाल और दिलचस्प चीज रहेगी इस बार के चुनाव में। कर्नाटक के विकास के लिए बेहतर कौन है? जब ये सवाल पूछा गया तो यहां पर कांग्रेस ने बाजी मारी है, 47% लोग कह रहे हैं। उससे पहले एक सवाल हमने पूछा था कर्नाटक में मुसलमानों का वोट किसको, तो 59% लोगों ने कहा कि ये सीएसडीएस लोकनीति सर्वे के आंकड़े हैं। 59% लोगों ने कहा कि कांग्रेस को मुस्लिम मतदाता अपना वोट देगा। और क्या यही वजह है कि जय बजरंगबली के नारे के साथ भाषणों की शुरुआत हो रही है? इस आंकड़े को पकड़ेंगे और बाकी के लोग क्या कह रहे थे ये संजय जी से जानेंगे, क्योंकि संजय कुमार सेफोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि प्रोफेसर को डायरेक्टर हैं लोकनीति सीएसडीएस के। हमारे साथ के शर्मा जी यहां पर जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर संदीप शास्त्री पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं और एस शंकरन्ना हमारे साथ प्रवक्ता जेडीएस के इस पूरी चर्चा में जुड़े रहेंगे। बीजेपी 67, लिंगायत से 67 उम्मीदवार रखे हैं, 51 कांग्रेस पार्टी ने रखे हैं और 44 रखे हैं जेडीएस ने। वोकालिगा से यहां पर एक ज्यादा कांग्रेस ने उम्मीदवारी दी है, 42 है, 42 बीजेपी और उसके बाद 54 जेडीएस सबसे ज्यादा। और दलित 37, 35 कांग्रेस और 34 जेडीएस। एक आंकड़ा और मैं दिखाना चाह रही थी, गुजरात की जीत में मोदी फैक्टर कब तय किया, वोट किसको देंगे, ये बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है। ये भी लोकनीति सीएसडीएस के सर्वे के से हम सामने रख रहे हैं। आखिरी 48 घंटे में वोट डिसाइड करने वाले गुजरात में प्रचंड जीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। जल्दी से ये बार ग्राफिक्स आपको दिखा देते हैं। 48% वोटर्स ने कहा कि हमने आखिरी 48 घंटे में डिसाइड किया। कांग्रेस को वोट देने वाले 27% लोगों ने कहा कि हमने आखिरी 48 घंटे में डिसाइड किया। प्रचार के दौरान 17% वोटर और प्रचार के दौरान कांग्रेस को देने वाले 28%। प्रचार से पहले कितनों ने मन बना लिया था? 20% ने कहा वोटर जो है उन्होंने बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए 27%। ये आंकड़ा बहुत दिलचस्प है और इसीलिए ये आखिरी दौर में आप देखते हैं कि इतनी ताकत तमाम पार्टियां झोंक रही हैं। शर्मा जी,
क्या ये जो मुस्लिम मतदाता कांग्रेस की तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं, हालांकि मुझे पता है जेडीएस से जो सामने आए हैं नेता वो इस पर ऐतराज जताएंगे, लेकिन ये सीएसजीएस सर्वे की लोकनीति के सर्वे है, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। क्या इसी वजह से जय बजरंग बली की से शुरुआत हो रही है? नहीं अंजना जी, ऐसा नहीं है। जब आप हिंदू आस्थाओं पर चोट करेंगे और वहां पर ध्रुवीकरण की राजनीति की शुरुआत करेंगे, आप जो है बजरंग दल की तुलना जो है पीएफआई जैसे आतंकवादी दल से करेंगे केवल तुष्टीकरण के लिए, तो निश्चित तौर से ये विषय तो जनता के बीच आएगा ही। एक काउंटर क्वेश्चन है। जी जी, आप कह रहे हैं कि बजरंग दल की तुलना पीएफआई से नहीं करनी चाहिए, तो फिर ये बताइए कि बजरंग दल की तुलना आप बजरंग बली से कैसे कर रहे हैं? क्यों नहीं? आप क्यों? मैं आपसे बताना चाहता हूं, मैं बजरंग दल का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन बजरंग दल की जो प्रेरणा है, जो उसकी स्थापना है, उसके पीछे सेवा, शौर्य, पराक्रम, त्याग, यही सब चीजें हैं ना। और आज तक बजरंग दल पर इस तरह का कोई ऐसा आपके पास तथ्य नहीं। आप केवल और किससे कर रहे हैं? पीएफआई से कर रहे हैं, जो तो बजरंग बली बन गए। एक मिनट सुन लीजिए। नहीं, बजरंग बली बन गए। आज मुझे बताइए, हनुमान जयंती जो है कौन वो लोग मनाते हैं? नहीं मनाते। रामनवमी के जुलूस निकलते हैं, नहीं तो सब में आप क्या प्रतिबंध लगाएंगे? आपकी सोच क्या है? इसके पीछे की धारणा क्या है आपकी इसके पीछे की धारणा है कि कोई यदि हनुमान जयंती मनाएगा, कोई रामनवमी का कार्यक्रम करेगा, तो आप उसको जो है प्रतिबंधित करेंगे, तो आप करने नहीं देंगे उसको। तो ये तो लोग को समझ नहीं आ रही है, तो सिंपल सी बात है। फिर एक पीएफआई जैसा आतंकी संगठन जो कि ऑलरेडी जो है बैंड है अपने आतंकवादी गतिविधियों के लिए, आप उसकी तुष्टीकरण करने के लिए काम करते हैं, आप हिंदू आस्थाओं पर चोट करते हैं, आप आए दिन जो है किसी ना किसी माध्यम से हिंदुओं को जो है अपमानित करने की बात करते हैं। क्या नहीं किया कांग्रेस ने? आप सोचो, हिंदुओं को आतंकवादी तक कह दिया। हिंदू आतंकवाद की संज्ञा किसने दी है इस देश में? इस देश में संज्ञा दी कांग्रेस पार्टी ने। इस देश में जाकर राहुल गांधी विदेश में जाकर कहते हैं जहां वहां पर कि मुझे जो है मुस्लिम उससे खतरा नहीं है, मुझे हिंदू आतंकियों से खतरा है। तो आप एक पूरे वर्ग विशेष को अपमानित करते हैं, आपका तुष्टीकरण की नीति है। आप वहां मुस्लिम आरक्षण की वकालत करते हैं, जो धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करते हैं, जो संविधान में के अनुसार सही नहीं। तो ये जो आप तुष्टीकरण की वहां राजनीति कर रहे हैं, उसके विरुद्ध तो आवाज उठेगी ना, क्यों नहीं उठाए हम? और मैं इसको भी बार बार कहता हूं कि आप केवल तुष्टीकरण के लिए आज कल का ही बयान है खड़गे साहब का, उनसे जब पूछा गया वहां पर कि भाई एसडी जो पीएफआई का जो संगठन है, राजनीतिक संगठन एसडीपीआई, कि भाई आप जो है उनके लोग आपसे वो कर रहे हैं, आपके समर्थन में अपने लोग को कह रहे हैं कि आप उनको वोट दें, तो आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने खुला रूप से बयान दिया, हम सब सेकुलर पार्टी का वो करते हैं। इवन मैं आपको कहता हूं, सीनियर कर्नाटक कांग्रेस लीडर डॉक्टर जी परमेश्वरम, ये डिप्टी सीएम रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के, और ये क्या कहते हैं? डॉक्टर जी परमेश्वरम स्पीक टू, मैं चैनल का नाम लूंगा, से वी अपील टू एसडीपीआई फॉर सपोर्टिंग कांग्रेस अगेंस्ट द बीजेपी। ये 11 अप्रैल 2023 का ठीक है। अब मुझे मैं बात पूरी करूं। मैं कहना चाहता हूं कि एक आतंकवादी संगठन, आप उससे वहां पर समर्थन ले रहे हैं, आप अपील कर रहे हैं कि उनसे कि आप हमें समर्थन दीजिए, और आप जो है एक तरफ जो है हिंदू संगठनों के ऊपर जो है गलत सलत बयानबाजी करके और आप उसे अपमानित करना चाहते हैं, तो आप तो तुष्टीकरण ही कर रहे हैं ना वहां पर। आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, हम इसके विरुद्ध क्यों ना आवाज उठाएं? ये नौबत आ गई है कि आपके नेता एसडीपीआई का समर्थन मांग रहे हैं, क्यों? और दूसरा, आपने अगर कहा है कि आप बैन करेंगे पीएफआई की तरह ही बजरंग दल को, तो साबित कीजिए ना कौन सी घटनाएं हैं जिसकी वजह से आपको लगता है आतंकी घटनाएं उन्होंने की है। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजो प्रभु अरज हमारी, जन के काज विलंब न कीजिए, भाजपा की सत्ता हर लीजिए। 40% जो कमीशन खाए, हनुमान जी उनको सत्ता हराए। किससे कह रहे हैं? हनुमान जी से आग्रह कर रहा हूं। अच्छा। हनुमान जी इनकी सत्ता का हरण करना, 40% के कमीशन खोर है ये लोग। आपने आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ अंजना जी, नरेंद्र मोदी जी ने बजरंग बली जी को नोटिस थमा दिया, बजरंग बली जी को स्वयं। बजरंग बली सबलगढ़, आपको सूचित किया जाता है कि आपने हमारी मध्य उत्तर रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण करके मंदिर बना लिया है, स्वयं बजरंग बली को। अगर यह 7 दिन में मंदिर हटाया नहीं हनुमान जी आपने, तो हम इसको नेस्तनाबूद कर देंगे। और इसका हर्ज और कर्ज
ये रेलवे, उत्तर रेलवे ने बजरंगबली को नोटिस दिया है, ये उत्तर मध्य रेलवे ने बजरंगबली, सबलगढ़, ये सारे अखबारों में प्रकाशित हुआ है, गूगल करके देख लीजिए, पर ये इसकी प्रति देख लीजिए। ये नोटिस किसको थमाया, किसको? बजरंगबली को, मंदिर पर बजरंगबली के नाम से, ये अंजना जी देखिए, बजरंगबली के नाम से सारे समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बजरंग दल मैन बिहाइंड किडनैपिंग एंड किलिंग ऑफ 2 बॉयज। ये मध्य प्रदेश की सरकार कह रही कि सतना में 2 बच्चों का अपहरण करके उनकी हत्या करने वाले बजरंग दल के लोग थे। ये मध्य प्रदेश की पुलिस ने केस दर्ज किया। उन्होंने कहा आईएसआई के एजेंट के रूप में काम करता था बलराम, जो बजरंग दल का कार्यकर्ता था। 2 आदिवासियों की हत्या की गाय गो मांस के नाम पर सिवनी में, और ये हम नहीं कह रहे, मध्य प्रदेश की पुलिस का बयान था कि बजरंग दल के लोगों ने की। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस कह रहे कि बजरंग दल के लोगों ने एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या कर दी। तो अगर इस काम में, सुनिए अंजना जी, एक सवाल है, उनसे सवाल पूछा, आपसे भी पूछ लूं, क्या कोई राज्य ऐसे संगठन को बैन कर सकता है, हाँ या ना? अंजना जी, हमने ये नहीं हाँ कहा। या ना? अंजना जी सुनिए, हम, हाँ या ना? सुनिए ना, देखिए लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है, ये भ्रामक दुष्प्रचार कर रहे हैं। मैं पूछ रही हूँ, इसीलिए तो बिल्कुल, हो सकता है मैं अज्ञान हूँ, आप ज्ञानी हैं, आप बता दीजिए, क्या कोई राज्य ऐसे संगठन को बैन कर सकता है जो पूरे भारत में है? नहीं, राज्य में उसकी सीमा के भीतर कोई भी संगठन जो देश विरोधी काम करेगा उसको प्रतिबंधित करने का अधिकार। तो आप रोज स्टूडियो में आकर हम मुझे कहते थे कि पीएफआई को ये बैन क्यों नहीं करते, आपने क्यों नहीं कर दिया था? नहीं, देखिए सुनिए, मैं आपने बोला था ना, मुझसे ही बोला था, इन्होंने नहीं, क्या बोल रहे थे? इन्होंने डबल स्टैंडर्ड है आपका। इन्होंने प्रमाण लिए, इन्होंने कहा कि ये पीएफआई प्रधानमंत्री जी की हत्या करना चाहता है, इन्होंने कहा। तो फिर साहब जब खुद कह रहे हैं कि उसका राजनीतिक घोषित संगठन एसडीपीआई, तब एसडीपीआई को प्रतिबंधित नहीं किया। एक दूसरी बड़ी बात मैं बताता हूं आपको, एसडीपीआई को कौन प्रतिबंधित करेगा? फिर देखिए, बिना फैक्ट जाने मत बात कीजिए। अभय दुबे जी, आप तो इतने पढ़े लिखे प्रवक्ता है, एसडीपीआई को, किसी पॉलिटिकल आउटफिट को कौन बैन कर सकता है? क्या सिर्फ इलेक्शन? क्या बात करती हैं आप? इलेक्शन कमीशन करेगा ना? अरे अंजना जी, फिर ताला लगा दीजिए गृह मंत्रालय और एनआईए पे, क्या बात करती है? अगर कोई राजनीतिक संगठन घोषित आतंकी गतिविधियों में है, अगर प्रमाण है, तो कौन प्रतिबंधित करेगा? गृह मंत्रालय करेगा। मैं दूसरी बात कहता हूं, हमने ये नहीं कहा हम प्रतिबंध लगाएंगे। अगर बजरंग दल, एक आखिरी बात कहने दीजिए, अगर बजरंग दल दुर्भावना प्रतिबिंबित करेगा तो दंड का भागी होगा, सद्भावना करेगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। हमने ये नहीं कहा कि हम आते ही प्रतिबंध लगा देंगे। हमने तो ये उदाहरण प्रस्तुत किए, अगर शांति स्थापित करने का किसी के घोषणा पत्र में जिक्र है तो वो अलगाव का विषय कैसे हो सकता है? बजरंग बली का सद्भावना का प्रतीक है। पीएफआई के साथ तुलना क्यों? अरे तुलना तो पीएफआई के साथ आपने क्यों लिखा? आप लोगों ने की पीएफआई के साथ, पता नहीं था क्या? आपके मुखारविंद से तुलना चल रही है 3 दिन से, क्योंकि आप सिंपैथी लेना चाहते हैं। आप सिर्फ सिंपैथी अर्जित करना चाहते हैं। अरे सैफुल्लाह फारूक को टिकट देने वाले, तारिक अहमद मीर को चुनाव लड़ाने वाले, तालिब हुसैन को मंच साझा करने वाले, आतंकवाद का पाठ हमको नहीं पढ़ा है। शंकरैना जी, एक सेकंड, शंकरैना जी, जेडीएस का क्या स्टैंड है इस पर, बजरंग दल को लेकर? क्योंकि इसको सबसे बड़ा इशू अब बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री, मोदी फैक्टर पर चर्चा कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री ने खुद यूपी में भी शमशान के लिए पैसे नहीं दिए जाते, कब्रिस्तान के लिए दिए, तो एक बड़ा वेव उस बात के साथ जुड़ा था, लोगों की भावनाएं जुड़ी थी। हालांकि आप उस पर जितना कटाक्ष बाकी पार्टियां करते रहे, लेकिन अब वो जय बजरंग बली से जोड़ रहे पूरे इशू को। इसीलिए मेरा सवाल आपसे है कि क्या मुस्लिम वोट बट न जाए जेडीएस और कांग्रेस के बीच में, इस डर से बजरंग दल का नाम डाला गया है? पीएफआई तो पहले से बैन है, उसका नाम और उसके साथ तुलना करने की जरूरत क्या थी कांग्रेस को? मैडम ये चुनाव जो है, मैडम ये चुनाव जो है, ये ना ही नरेंद्र मोदी जी के बारे में है, ना ही राहुल गांधी जी के बारे में है। ये चुनाव कर्नाटक के 6.5 करोड़ लोगों के भविष्य के बारे में। जब लोगों ने तय कर दिया है कि इन दोनों नेशनल पार्टीज को छोड़ के रीजनल पार्टी का हाथ पकड़ेंगे, तभी ये भगवान के सहारे चले गए। और एक बात बहुत क्लियरली बोल देता हूं, ये मुस्लिम्स जो आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ जाएंगे बोल के, मुस्लिम्स को अगर रिजर्वेशन किसी ने 4% कर्नाटक में दिया है तो वो है जेडीएस पार्टी के सुप्रीमो श्री HD देवेगौड़ा जी ने। आज भी हर मुसलमान एक चीज को याद रखता है, जब मुसलमान का रिजर्वेशन निकाला गया था, एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कांग्रेस की तरफ से नहीं आया। आज बजरंग बली का नाम लेके, आज बजरंग दल का नाम लेके लोगों को गुमराह करने की जो कोशिश है, इस चीज को कर्नाटक के लोग बहुत माइन्यूटली देख रही है। क्योंकि इस बार का चुनाव जो है, हम 5 साल 40% कमीशन
से थक गए थे। उससे पहले बीजेपी के था, उससे पहले कांग्रेस के था। 20 साल का इनका जो शासन था तभी उन्होंने कुछ भी नहीं किया। पीएफआई तो ऑलरेडी बैन है। बजरंग दल अगर बैन करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाने पड़ेगा, तो उधर तो अमित शाह जी है। तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं कांग्रेस से? अच्छा, कांग्रेस झूठ बोल रही है, ठीक है। एक कांग्रेस मुसलमान से झूठ क्यों बोल रही है? और पीएफआई तो ऑलरेडी बैन है। असली लड़ाई यही है क्या संजय जी? जो भी 2000 लोगों का इंटरव्यू किया गया है, सर्वे किया गया है, वो कर्नाटक के जो वोटर है उसका प्रतिबिंब है, एक तरह से बिल्कुल इमेज है। हमें तो भरोसा है इस सर्वे पर, लेकिन ये सर्वे आपको 20 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच की स्थिति बता रहा है, क्योंकि सर्वे उस वक्त किया गया। हाँ। 10 मई को क्या होगा ये उसकी जानकारी नहीं देता। उस समय की ये जो सारी जानकारियां हैं जो कह रहे हैं लिंगायत वोट किसकी तरफ है, उस वक्त यही दिखाई पड़ता है कि लिंगायत वोट जो है वो बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखता है। अगर हम वोकालिगा की बात करते हैं, हाँ। तो जो आंकड़े आपने दिखाए वो वोट बटा हुआ दिखता है जेडीएस और कांग्रेस के बीच में। इसी तरह से जो तमाम आंकड़े हैं, हाँ, लिंगायत पर 67% बीजेपी आप बता रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, या उन्होंने नाम नहीं लिया कांग्रेस का या जेडीएस का? ऐसा ही मुस्लिम वोटर में भी है 59% कांग्रेस। नहीं, सवाल ऐसे नहीं पूछा गया था कि आपको क्या लगता है किसको वोट देते। सवाल जो पूछा गया, हर व्यक्ति से हम उसका बैकग्राउंड पूछते हैं, उसमें उनकी जाति, एज, तमाम तरह की चीजें पूछते हैं। उसके बाद यह भी पूछा जाता है कि आप किस पार्टी को वोट देने का मन बना रहे हैं। तो उससे ये हमने एनालिसिस किया, और ये एनालिसिस में जो सबसे सिग्निफिकेंट चीज जिसकी ज्यादा चर्चा हो रही थी, हाँ। उसको हमने दर्शकों के सामने रखा। ये सर्वे पहले किसी एक दूसरे चैनल पर आ चुका है, तो उसको हमने जो सिग्निफिकेंट सबसे चीज था, ऐसा नहीं है कि लोगों ने 67% लिंगायत कहा और बाकियों ने कोई जवाब नहीं दिया। बाकियों ने भी अपने मत बताए थे, हाँ। लेकिन जो सबसे सिग्निफिकेंट था, लिंगायत वोट की इतनी चर्चा हो रही थी, हमने लिंगायत वोट के बारे में चर्चा। एक और सवाल इसी पे, क्योंकि शेट्टार साहब इतने बड़े नेता थे लिंगायत वर्ग के जो बीजेपी के साथ थे, उनके छोड़ने के बावजूद इतना बड़ा हिस्सा अगर रह जाता है बीजेपी की तरफ, ये क्या बता रहा है? मुझे लगता है कि इन सारे कैंपेन के बाद भी जो लोग बार बार इस बात की चर्चा होती है कि जब कोई नेता छोड़कर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो अपने वोटरों को साथ ले जाता है। मुझे लगता है जब बहुत बड़ा नेता होता है, जब नेता का कद बहुत बड़ा होता है, और येदियुरप्पा जी का जिक्र करना पड़ेगा इस मामले में, जब 2013 में वो बीजेपी छोड़कर बाहर जाते हैं तो बीजेपी का वोट बिल्कुल 19% पे चला जाता है, बीजेपी की सीटें घट जाती हैं। लेकिन जिन नेताओं ने बीजेपी को छोड़ करके खासकर लिंगायत समुदाय से गए हैं, ये आंकड़े बताते हैं कि वो अपने वोटरों को या अपने समुदाय के वोटरों को अपने साथ ले जाने में सफल दिखाई नहीं पड़ते। ठीक है, दुबे जी थोड़ा सा रुक जाइए, 1-2 प्रश्न और है, फिर संदीप जी से भी 1-2 प्रश्न करके फिर आप लोग की तो आपस में बातचीत होती ही रहेगी। ये जो आखिरी 48 घंटे में 48% वोटर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि हम किसको वोट देंगे, बीजेपी की तरफ वोट देंगे, ये क्या संकेत दे रहा है? क्योंकि अब पीएम लगातार ताबड़तोड़, ऐसे ही कार्पेट बॉम्बिंग उन्होंने गुजरात में की थी, अहमदाबाद में जब बीचों बीच उन्होंने बड़ा सा रोड शो किया था, ऐसा ही वो कई घंटे का, अभी तक जो जानकारी मिली है 6 से 8 घंटे के बीच में उनका ये रोड शो है, तो क्या कर सकते? देखिए अंजना जी, अलग अलग राज्यों में जो प्रोपोर्शन है कि आखिरी वक्त पे कितने वोटर डिसाइड करते हैं वो अलग अलग होता है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि पिछले कई चुनाव में हमने देखा है कि जो आखिरी 2-3 दिनों में वोटर जो डिसाइड कर रहे हैं वो बीजेपी की तरफ झुकते हुए दिखते हैं, क्योंकि और इसमें बड़ा फैक्टर प्रधानमंत्री मोदी के कैंपेन का होता है। हाँ। वो जिस तरह से एग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं, एग्रेसिव मतलब जितनी ताकत लगा रहे हैं पार्टी के लिए, तो गुजरात में भी ऐसा होते हुए दिखा, हमें यूपी में भी होता हुआ ऐसा दिखा, और ऐसे कुछ और राज्य हैं जहां पर हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि आखिरी वक्त जो वोटर मन बनाता है उसका झुकाव थोड़ा बीजेपी की तरफ ज्यादा होता है। संदीप जी, मेरा यही सवाल आपसे है, यहीं से शुरुआत करते हैं। 3 सवाल आपसे भी करूंगी। मोदी फैक्टर को आप कितना स्ट्रांग फैक्टर मानते हैं? अब जो आप कार्पेट बॉम्बिंग पीएम कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, 20 रैलियां उन्होंने कर ली हैं, 9 प्रस्तावित अभी बाकी हैं, क्या उसका आप असर देखते हैं? और जो ये फ्रिंज पर एक तरह से वोटर होता है जो डिसाइड करता है लास्ट में, उसको आप किधर जाते देख रहे हैं? अंजना जी, मैं 2 बातें इस पे कहना चाहता हूं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो रैलीज हो रहे हैं और होंगे, उसका इम्पैक्ट चुनाव पे जरूर होगा। जिस तरह से बीजेपी के नेता ये बात कहते आ रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री के रैलीज के लिए वेट करिए, फिर देखिए किस तरह हवा झुकता है। लेकिन इस संदर्भ में और एक बात कहूंगा जो आपने आपके कार्यक्रम के शुरू में कहा था। कर्नाटका में
बीजेपी की सरकार है और उस सरकार की एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट काफी स्ट्रांग है। वो हमने हमारे सर्वे में भी दिखाया था, आपने भी अपने चैनल में दिखाया। सो क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी का कैंपेन इस एंटी इनकम्बेंसी को ऑफसेट कर सकता है जो काफी स्ट्रांग है? क्या टोटली ऑफसेट कर सकता है? वो प्रश्न हमें अभी देखना चाहिए। और एक बात अंजना जी, यही मेरा अगला सवाल था सर आपसे कि क्या छोटी बात अंजना जी, और एक छोटी बात जो आपने क्या गुजरात के बारे 40% में सीएम वाला जो बात पूरा मुद्दा है उस पर जय बजरंगबली भारी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, यही मेरा दूसरा सवाल था आपसे। और अपनी बात भी कहिए। नहीं, ये बजरंग दल की बैन की सजेशन जो कांग्रेस ने की है और जिसको अभी एक मूवमेंट के रूप में बीजेपी चला रही है, मुझे लगता है कि 2018 के चुनाव में जो एक पोलराइजेशन हुआ था वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे रीच हो गया है। सो सैचुरेशन पॉइंट पे रीच होने के कारण और उससे कोई सपोर्ट मिलेगा, मुझे लगता है उसकी गुंजाइश नहीं है। जो लोग इस बजरंग दल की बैन के बारे में उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, वो ऑलरेडी बीजेपी के सपोर्टर्स हैं। इस बात से और बीजेपी की तरफ जाएंगे, मुझे लगता है ये सैचुरेशन पॉइंट रीच हो गया है। और एक बात कहूंगा, इस पूरे कैंपेन में बजरंग दल का बैन और बजरंग बली का कनेक्शन जो आपने शुरुआत में कही थी, वो कितना स्ट्रांग है, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। जनता दल के प्रवक्ता भी यहाँ हैं। क्या कल जनता दल कैंपेन में शुरू कर दें कि जनता दल यानी जनता, देश की जनता, राज्य की जनता? क्या हम सब उसको मानेंगे उस बात को? एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम अगर बजरंग से जुड़ा हुआ है, बजरंग दल, उसी तरह जनता दल, सो उसका मतलब यह है कि जनता दल केवल जनता दल जनता का प्रतिनिधि है। हमारे जेडीएस के प्रवक्ता तो इस बात से बहुत खुश रहेंगे। ये जो आपने शुरुआत में कही, बजरंग दल का बैन एक इश्यू है, जो सजेशन किया जा रहा है वो अलग इश्यू है। और बहुत दिलचस्प खबर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल शास्त्री जी, बहुत दिलचस्प खबर है। शर्मा जी, अब काउंटर करने के लिए डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि हम सत्ता में आए तो हम राज्य भर में हनुमान मंदिर बनाएंगे। अब जवाब दीजिए। और वो पूछ रहे हैं कि आपने अंजनेय माता के कितने मंदिर बनाए हैं, बताइए पूरे देश में। नहीं, डीके शिव कुमार काउंटर कर रहे हैं आपको। मैं इसीलिए तो अब तो लड़ाई हो गई ना कि ज्यादा बजरंग बनाएंगे क्या? नहीं, अगर सत्ता में नहीं आएंगे तो हनुमान मंदिर नहीं बनाएंगे। डीके शिव कुमार, ठीक है, आपके बिहाफ पे मैं पूछ लूंगी अभय जी से। एक बार शर्मा जी पहले बताएं। डीके शिव कुमार के इस बयान से ही स्पष्ट है कि ये सोची समझे ढंग से ये किया गया था। ये शरारत की गई थी, ये सोचे समझे ढंग से कांग्रेस ने तुष्टीकरण के नीति को अपनाया। मंदिर लेकिन शरारत हुआ क्या, इनको समझ में आ रहा है कि हाँ। जनता एक साथ किस तरह से इनके कांग्रेस के प्रति आक्रोशित हुई है और उनका आक्रोश इनको दिखने लगा है। इसलिए अब ये भागे भागे फिर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं हम ये करेंगे, हम मंदिर। अरे जब भगवान श्री राम का मंदिर बनाना था, पूरी ताकत झोंक दिया आपने उस मंदिर के जो है रोकने के लिए। क्या नहीं किया आपने? आपने भगवान राम को काल्पनिक बताया, आपने जो है पूरी एफिडेविट फाइल किया, आपने सारे अपनी ताकत झोंक दी कोर्ट से लेकर सब जगह तक कि किसी तरह राम मंदिर न बने। लेकिन देश की जनता का जो आशीर्वाद था उसके कारण से आज देखिए भव्य राम मंदिर बन रहा है। आज इनको इसलिए पलटना पड़ रहा है क्योंकि इनको समझ आ गया है कि हमने हिंदू आस्थाओं पर जो चोट किया है उसका परिणाम जनता जो है, कर्नाटक की जनता 10 तारीख को अपने वोट से चुकाएगी इनको। इसलिए इनको यह समझ आ रहा है। और एक बात कह के मैं कहता हूं, ठीक कहा आपने, अभी संजय जी कह रहे थे 20 से 28 के बीच का ये सर्वे, और 28 तारीख के बाद कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में अंजना जी बहुत सी गंगा बही। उसी के बाद से माननीय प्रधानमंत्री जी को अपशब्द बोले गए, उसी के बाद से इनका जो है हिंदू विरोधी मैनिफेस्टो आया। गंगा का नाम मोदी है? आपके लिए इस गंगा का नाम मोदी? नहीं, मैंने ये कहा कि उसके बाद गंगा में बहुत पानी बहे वहां पर उसके चुनाव में, और उसी के बाद जो है कांग्रेस का जो असली हिंदू विरोधी चेहरा है, जो तुष्टीकरण की नीति है इनकी, ये सब चीजें सामने आई। और ये क्यों आई, ये भी एक समझने का वाला विषय है। ये इसलिए आया कि ये मुद्दे पर अब इनको पता है कि जो है कर्नाटक में हमको जो है जीत नहीं मिल सकती। मुद्दों से जो ये भागे, ये 3-3 बार ये
हिंदू विरोधी अपनी बयान लेकर आए, प्रधानमंत्री को अपशब्द बोले। ये इसलिए भाग रहे हैं इस सब चीजों से क्योंकि इनको समझ आ गया है कि यहां पर हमें चुनावी हार होने वाली है। मैं संजय जी से इतना ही कहूंगा केवल, संजय जी अभी 2 दिन पहले का भी कुछ चैनलों में और भी आया है ओपिनियन पोल, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़े बहुमत की पार्टी बताया गया है। उनको भी ध्यान करना चाहिए। मैं आपके इस ओपिनियन पोल का वो नहीं करता हूं, खंडन नहीं करता, लेकिन इसमें भी यदि आप देखेंगे अंजना जी, बोका लिंगा वोट सबसे ज्यादा हमको मिल रहा, लिंगायत 67% वोट हमको मिल रहा, बाकी का आंकड़ा इन्होंने दिया नहीं है। इसके बावजूद यदि आप कहें कि हम पिछड़ रहे हैं तो बहुत आश्चर्य। और आपके नेता कहते ही हैं ईश्वरप्पा साहब कि आपको मुस्लिम का वोट तो चाहिए ही नहीं, तो वहां तो आप लोग देखते भी नहीं, क्यों शर्मा? नहीं, मुस्लिम वोट आप ही ने बताया कि 57% ही केवल कांग्रेस को मिल रहा है, लेकिन 57। चलिए अभय जी जवाब दीजिए, फिर संजय जी से। अंजना जी ने ये भी अंजना बताया जी, है, एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आ रहा है। अच्छा बस आ रही हूँ सर, एक बार अभय जी बोल लें। CSDS ने ये भी बताया कि 57% कर्नाटक के लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बने। प्रधानमंत्री जी की जितनी रैली सिर्फ उतनी सीट, याद रखिएगा इस उद्बोधन को मेरे। 1 साल से लगभग प्रधानमंत्री जी कर्नाटक के चुनाव पर काम कर रहे हैं। 39-40 रैलियां की, 40 सीटें मिलेगी क्योंकि 40% की कमीशन की सरकार है। राहुल जी कितनी रैलियां कर रहे हैं अभय जी? राहुल जी कितनी रैलियां कर रहे हैं? नहीं, राहुल जी प्रियंका जी मिलकर देखिए, सारे नेता मिलकर 150 से अधिक हमने आयोजन किए, उससे अधिक सीट। मैं राहुल गांधी जी की राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सभी मिलाकर कांग्रेस के DK शिव कुमार जी और सिद्धारमैया जी। अब बड़ा प्रश्न क्या है? इनको कह रहे हैं बड़ा प्रश्न ये है, देखिए बीच में मत बोलिए, आपके बीच में मैंने नहीं बोला। DK कुमार का प्रधानमंत्री जी, आपने कहा लिंगायत वोट, लक्ष्मण सावदी जी को भूल गए, लिंगायत समाज के बहुत बड़े नेता। शेट्टियार जी के साथ इनकी पार्टी में उप मुख्यमंत्री थे, वो भी कांग्रेस में आ गए। सिद्धारमैया कर्नाटका के सबसे बड़े लिंगायत नेता, वोकालिंगा के DK शिव कुमार सबसे बड़े नेता। क्या हुआ? डिंगलेश्वर महाराज लिंगायत समाज के सर्वश्रेष्ठ संत, 3000 मठ मंदिर उसमें आते। डिंगलेश्वर महाराज ने कहा प्रधानमंत्री जी मठों के अनुदान में भी 40% कमीशन की सरकार मांग कर रही है। देखिए अंजना जी प्लीज चुप कराइए इनको। डिंगलेश्वर महाराज ने कहा 40% मठ मंदिरों से कमीशन मांग रहे हैं। रुक्सा 13,000 स्कूलों का एक संगठन है, उसने कहा प्रधानमंत्री जी 30% का कमीशन RT के गरीब बच्चों के एडमिशन और हमारे जो हमको NOC लेनी होती उसके पैसे मांग रहे हैं। इन्होंने कहा प्रमाण बताइए। उस संगठन ने ऑडियो टेप जारी कर दिया। इनका मंत्री MTV नागराज वो कह रहा है कैमरे के सामने कि 70 और 80 लाख रुपए में पोस्टिंग हो रही। इनके विधायक का ऑडियो पकड़ा जाता है, वो कहता है कि मैं 15 लाख रुपए मैंने अपॉइंटमेंट के लिए लिए हैं। इसी पे रखते ना सर, इसी पे रखते ना बहस को। इसी पर भी है अंजना जी। जब पहले से प्रोजेक्शन था कि आप लोग आगे हैं, क्यों अब एजेंडा सेट करने का एक मौका दे दिया आपने? PFI पहले ही बैंड है, PFI के साथ साथ बजरंग दल का नाम दिखाकर आप क्या साबित कर रहे थे? अंजना जी सद्भावना की बात करना, अगर अब वो एजेंडा सेट कर रहे हैं, आपने ये मौका आपने दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी को भ्रम है, कर्नाटका की जनता कह रही है। मेरी आखिरी बात सुनिए, आखिरी 10 सेकंड से। वहां एक ठेकेदार 40-80 वर्ष की उम्र के ठेकेदार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी को 2 बार चिट्ठी लिखी, क्या हुआ जानती है? उनको जेल में डाल दिया। इनका संतोष पाटिल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाई कि प्रधानमंत्री जी मुझे बचाइए, 40% कमीशन मांग रहे। उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन जिस पर आरोप लगाया था उस ईश्वरप्पा से सद्भावना प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त की। संतोष पाटिल के परिवार से सद्भावना। मैं इसलिए कहता हूं ये जितने भी इस समय जो है प्रवचन कर रहे हैं भ्रष्टाचार पर, ये बताएं कि क्या किसी पर भी कोई केस कहीं एक दर्ज हुआ है? केवल आपके कहने से होगा। और वो पार्टी आज हमसे बात कर रही है जिसके प्रधानमंत्री कहते थे। अब ऑडियो टेप मैं बोलूं अभय जी, अब मैं बोलूं अंजना जी वीडियो है और क्या वीडियो? अरे तो केस करते हैं भाई, आप सरकार चला रहे हो भ्रष्टाचार के खिलाफ, केस कराते। 1 मिनट, मैं ये वो पार्टी बात कर रही है भ्रष्टाचार की जिसके प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि 85% कमीशन की सरकार समाज के 85% स्कूलों के संगठन ने कहा और ठेकेदार की एसोसिएशन ने कहा, गांधी और राहुल गांधी भ्रष्टाचार के मामले में जेल से बेल पर है, वो पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा, भ्रष्टाचार के नागरिकों ने कहा। शर्मा जी मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार और कांग्रेस पर्याय डूबे हुए हो कि 85% कमीशन की सरकार 2014 से वो हमसे समझा रहे हैं। शंकर अन्ना जी, क्या बीजेपी अब एजेंडा सेट कर रही है बजरंग बली के साथ? मैडम एक ही बात बोलूंगा मैं, जैसे जमाए राजा बीवी के घर त्योहारों में आते हैं, ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आते हैं। वो एजेंडा सेट नहीं कर रहे,
उनको एक बात बिल्कुल क्लियर हो गया है, डेवलपमेंट इश्यूज उनको बात नहीं करने का है, उनको सिर्फ एक भगवान के आसरे पे जाके उनको कर्नाटक को जीतना है। बट कर्नाटक के 6.5 करोड़ लोग जो है, ये 20 साल में दोनों का शासन देख लिया हम लोगों ने, बीजेपी का देखा है और कांग्रेस का देखा है। ये जब सत्ता पे रहते हैं तो कुछ नहीं करते, और जब इलेक्शन का टाइम होता है ये नहीं बताते कि तो वो 5 साल में क्या किए है बोल के। देखा तो आपको भी है। अच्छा ये बताइए ना, आपकी सरकार बनती है, मान लिया आप सरकार बना रहे हैं, क्या आप लोग भी बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करेंगे? मैंने आज तक बजरंग दल संगठन को आतंकवादी हमला करते हुए नहीं देखा है, तो मैं नहीं बोलूंगा कि बजरंग दल को बैन करना चाहिए। पीएफआई को बैन किया है, वो लीगल है और वो सही है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ये बजरंग दल की बात नहीं है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर समाज के खिलाफ काम करता है तो उसको बैन करना चाहिए। तो कांग्रेस ने चूक की है, जो देखा है कांग्रेस ने गलत कांग्रेस ने बड़ा, कांग्रेस गुमराह करने की कोशिश कर रही है, मुसलमानों को बोल रहा है कि पीएफआई बैन करेंगे, हालांकि पीएफआई ऑलरेडी नवंबर 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बैन कर दिया है। क्या ये ठीक है संजय जी, क्या ये एक चूक हो गई है कांग्रेस से, जिसकी वजह से अब बीजेपी लग रहा है जैसे पीएम एजेंडा सेट करते दिखाई दे रहा है? देखिए, मुझे लगता है अगर हम पिछले 2-4 सालों में देखें कि जितने चुनाव हुए हैं, तो मुझे लगता है असली मुद्दों पर चुनाव नहीं हो रही है। असली मुद्दे जब मैं कह रहा हूं, मैं प्राइस राइज, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब चीजों की बात कर रहा हूं। परसेप्शन पर लड़ाई हो रही है और इमोटिव मुद्दे, जिससे जनता एकदम इमोशंस में आ जाती है। क्या ये यूपी का शमशान कब्रिस्तान मोमेंट साबित हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि जिस मुद्दे की चर्चा हो रही है और जिसको अब बीजेपी उस पर खुल के प्रचार करेगी, लेकिन थोड़ा सा फर्क है इसमें। थोड़ा सा फर्क ये है, अगर ये हिंदी भाषी राज्य होता तो बीजेपी से इफेक्टिवली और कैंपेन करती और इफेक्टिवली वोटर्स को मोबिलाइज कर सकती थी इस मुद्दे पर। बिहार में भी देखिए आरक्षण पर फिर से सोचने वाला मुद्दा कैसे पूरे इलेक्शन को अफेक्ट करता है, जिससे फायदा बाकी दलों को हो गया, बीजेपी को नुकसान हुआ। बिल्कुल, लेकिन चूंकि ये कर्नाटक है, जिस बात को मैं कह रहा था, ये कर्नाटक है, हिंदी भाषी राज्य नहीं है, तो शायद ये उतना इफेक्टिव टूल नहीं होगा। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आने वाले समय में जो अगले 3-4 दिन और चुनाव प्रचार होने वाले हैं, उसमें ये इसकी गूंज बहुत सुनाई पड़ने वाली है। अभय जी। अंजना जी, देखिए जो आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में कैसा झूठ परोसा। वो भी बोल रहे हैं, शंकर अन्ना जी भी बोल रहे हैं कि जब पीएफआई पहले से बैंड है, आपने क्यों उसका नाम लिखा है? मैं किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? आपने जिस बिहार के विषय का जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कह दिया कि हम जाति जनगणना नहीं कराना चाहते। क्यों हक नहीं देना चाहते आप? तो पटना हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। नहीं, मैं बड़ा महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं। मैं भी महत्वपूर्ण बात ही कर रही हूँ, तो बोलिए। सुप्रीम कोर्ट में जो रोक लगा दी है मुस्लिम रिजर्वेशन का प्रश्न किया ना, सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा इन्होंने? 4 बार अवसर था रिप्लाई फाइल करने का। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने कर्नाटक सरकार की तरफ से कहा कि नहीं, 9 तारीख तक मेरे पास वक्त नहीं है ताकि चुनाव हो जाए यहाँ के। शायद ये इंटेंशन इनका होगा, वो तब तक कंटिन्यू। बिल्कुल आप झूठ नहीं, क्या कोर्ट ने स्टे नहीं कर दिया? आपके आदेश को कोर्ट ने स्थगित नहीं कर दिया? संदीप जी, अगर बजरंग बली एक इशू है तो रिजर्वेशन भी एक बड़ा इशू है। ठीक है, बोल लीजिए शर्मा, जिसके बाद मैं केवल इस समय उस पे नहीं, ये तो स्पष्ट है कि जो भी ये कह रहे हैं अभय जी, इधर से उधर भागेंगे, लेकिन जो जेडीएस के जो यहाँ पर बोल रहे हैं और जिनको बड़ा कॉन्फिडेंस उसी मुस्लिम वोट पर है, उसके रीजन बताता हूं। यहाँ तो ये सब कुछ कह रहे हैं, आज डर से कह रहे हैं नहीं साहब बजरंग दल ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों कहना पड़ रहा है, मैं इसका रीजन बताता हूं। ये है कुमारस्वामी, जिस समय पीएफआई पर बैन लगा उस समय इनका स्टेटमेंट आता है, गवर्नमेंट शुड रिवील रीजन फॉर राइडिंग पीएफआई लीडर सेज जेडीएस लीडर एसडी कुमारस्वामी। पीएफआई के ऊपर क्यों बैन लगा, इसका जवाब आतंकवादियों को टिकट दिया आपने साहब। दूसरी बात, क्या बात अभी पूरा करने दीजिए। टिकट नहीं दिया आतंकवादियों को। देखिए, आतंकवादी सैफुल्लाह फारूक को टिकट दिया आपने, सुन लीजिए, तारिक अहमद मीर को टिकट घोषित आतंकवादी। सर प्लीज सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूं। ये जब ये मुख्यमंत्री बने जेडीएस कुमारस्वामी, ये किससे मिले? ये मिले, इनसे मिलने आए मुजाहिद पाशा, एसडीपीआई एंड पीएफआई मेंबर हैड कम टू मीट। ये सारा डेलीगेशन से बधाई ले रहे थे उस समय, शंकर अन्ना और ये क्वेश्चन उठा रहे थे उस समय जेडीएस कि जो है आप पीएफआई को कैसे बैन कर सकते हैं। तो ये भी अंदर खाते तुष्टीकरण की ही राजनीति में है वहां पर। और कुमारस्वामी की भी पूरी सरकार को देखा, बड़े बड़े आंसू बहाते थे उस समय, चपरासी बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्या किया आपने उस समय?
जो गठबंधन की आप सरकार लेकर आए थे, अंजना जी, अंत में एक छोड़ के दस भागे आप वहां रुक से। जाइए, बीजेपी जेडीएस खाली ये नहीं चलेगा। शंकर अन्ना जी, ये आपने तो बड़े स्पष्टता के साथ बोल दिया सर, साफ गोई से, लेकिन ये तो फंस गया आपका, ये निकाल लिया इन्होंने पूरा पीछे का। पीएफआई पर रेड हो रहा था तो एचडी कुमारस्वामी बड़े गुस्से में थे। वो रेड के ऊपर गुस्से में नहीं थे, वो क्या बोल रहे थे, रेड के बहाने में जो इनोसेंट मासूम मुसलमान लोग थे ये बयान नहीं है, उनको क्यों सर। अरेस्ट कर रहे थे, आप वो बात था। आप क्या मांग रहे PFI थे उस as a समय? whole के प्रमाण बारे में- मांग रहे थे, प्रमाण मांग रहे थे आप। ठीक ठीक। रेड के आड़ में जो मासूम मुसलमान थे वाह वाह वाह, उनको मासूम हो गए बचाने की मुसलमान। बात कर रहे थे यानी उस कुमारस्वामी समय जी। आतंकी जो घटनाएं हो रही थी, जो हिंदू एक्टिविस्टों की हत्याएं हो रही थी, जो देश में दंगे हो रहे थे पीएफआई के कारण सभी से, मुसलमान वो सब मासूम थे। मुसलमान वाह, आतंकी नहीं होते, आपके तो सभी अलग ही मुसलमान आतंकी परिभाषा नहीं आपने होते लेकर आई है हैं यहाँ पर। मेरे भाई, संदीप सभी शासी। मुसलमान आतंकी नहीं होते ये हैं। आपने ये मांगा सभी प्रमाण कि मुसलमान कैसे किया पीएफआई का जाए। सपोर्ट नहीं करते ये हैं, केंद्र सरकार सभी से आप मुसलमान मांग रहे एसडीपीआई थे, का सपोर्ट नहीं करते हैं। केंद्र सरकार से आप मांग रहे थे, और ये कैसे मिलने आए? ये आपके नेता बधाई ले रहे हैं ना। एक मुख्यमंत्री ये से कोई PFI भी और आकर ये- अपॉइंटमेंट लेके ये मिल एक सकता ऐसे है, आतंकी एक संगठन आपको मुख्यमंत्री बधाई से दे रहा है, कोई आपके भी घर आके पे हुआ अपॉइंट तो लेके मिल सकता है। पीएफआई वर्सेस बजरंग बली हो गया। संदीप जी, क्या रिजर्वेशन एक इशू है? क्योंकि उसको भी हाईलाइट करने की बीजेपी ने कोशिश की है। 4% मुस्लिम आरक्षण हम खत्म कर रहे हैं, हालांकि कोर्ट ने उसको 9 मई तक स्टे लगा दिया है। क्या वो भी हिंदू वोट्स को इनके लिए कंसोलिडेट करेगा? क्योंकि वही वजह होगी इसके पीछे। संदीप जी, अंजना जी, हम एक बात को भूल रहे हैं जो लोकनीति सीएसडीएस सर्वे में आया था। लोगों के मन में वो 3 बड़े विषय क्या हैं जिसके आधार पे वो वोट करेंगे। लोगों ने कहा था बेरोजगारी, प्राइस राइज और इन्फ्लेशन। इन तीनों चीजों के बारे में पिछले 40 मिनट में हमने एक शब्द भी नहीं कहा है, और हम कह रहे हैं कि हम राजनीति पक्ष के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हुए इस चुनाव में लोगों की समस्याएं उठा रहे हैं। और ये इस चुनाव में केवल सीएसडीएस लोकनीति का सर्वे नहीं कर रहा है, हर चुनाव में ये 3 मुद्दे पहले, दूसरे, तीसरे स्थान में आते रहते हैं। तो मुद्दा क्या लोगों की समस्याओं का है, या मुद्दा यह है कि मैं मेरे बारे में बात नहीं करूंगा, मेरे विरोधी के बारे में बात करूंगा, मेरा विरोधी क्या कह रहा है उसके बारे में मैं टिप्पणी करूंगा, मैं क्या करना चाहता हूं लोगों की समस्याएं पे, उस पे तो चर्चा हुई नहीं। तो आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या रिजर्वेशन का मामला होगा मुख्य मामला, या बजरंग दल का मामला होगा मुख्य मामला? लोगों की आवाज क्या कह रही है अंजना जी? लोगों की आवाज कह रही है कि हमारे लिए मुख्य मुद्दा हमारे हर रोज की समस्याएं हैं। बेरोजगारी, ठीक है, महंगाई, पॉवर्टी, ये है हमारी मुख्य समस्याएं। ठीक है, रुक जाइए आप लोग, रुक जाइए। संजय जी, क्या कहाँ है वाकई अंजना डे जी? टू डे मुद्दों पर, महंगाई पर, एक वक्त पर सुषमा स्वराज की दिल्ली में सरकार प्याज की कीमतों पर गिरी थी, क्या अब उस तरह की पॉलिटिक्स चलती है? या फिर जो हम लोगों ने 2-3 एग्जाम्पल्स दिए, चाहे गुजराती आप देख लीजिए, चाहे आप देख लीजिए बिहार में कास्ट रिजर्वेशन कैसे स्वीप कर दिया, शमशान कब्रिस्तान ने एक नैरेटिव यूपी में सेट कर दिया, क्या असल में अंततः वोट डालने के वक्त मतदाता सोचता है? क्या इस सर्वे में कुछ ऐसा समझ में आता है? नहीं, जो आपका स्पेसिफिक सवाल है वोट देते वक्त मतदाता के दिमाग में क्या होता है, इसका उत्तर तो ये सर्वे नहीं देता। शायद हमने जो कई पहले भी सर्वे किए उन सर्वों से भी इसका उत्तर शायद ना मिले। लेकिन आपने सुषमा स्वराज की सरकार का जिक्र किया। मैं 2004 और 2014 के जो लोकसभा के चुनाव थे उस वक्त जो हम लोगों ने सर्वेक्षण किया, और उसके आंकड़े मुझे बहुत क्लियर ध्यान है। इकोनॉमिक इश्यूज पे लोगों ने बहुत जबरदस्त वोट किया था। इकोनॉमिक इश्यूज से लोग की नाराजगी थी, लोग असंतुष्ट थे, और उन्होंने जो रूलिंग पार्टी के उसके खिलाफ वोट दिया था। लेकिन जो आपका बड़ा सवाल है, पिछले 5-7 सालों में हमें ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। लोग इकोनॉमिक इश्यूज पे चिंता जता रहे, जिसका संदीप शास्त्री लेकिन जिक्र संजय कर जी, रहे हैं। एक काउंटर है उस पर। लाभार्थी टर्म कॉइन किया ना बीजेपी ने, और वो जब मुफ्त राशन देते हैं 5 किलो, तब फिर वो कहीं ना कहीं वो भी एनकैश होता है उनके लिए। या फिर हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसान को कर रहे हैं, सीधा पैसा उनके अकाउंट में जा रहा है, ये सब भी उनको ग्रास रूट पर बाद में पता चलता है, ये चुनाव के बाद की मदद करता है ये। और ये तो आर्थिक फैक्टर्स ही हैं। नहीं, बिल्कुल मदद करता है, लेकिन ये आर्थिक फैक्टर एक सेक्शन ऑफ लोगों को आप एक तरह से लाभ पहुंचाया जा रहा है। लेकिन एक जो
हम कह रहे हैं पूरे राज्य में या पूरे समाज में लोगों को जो लग रहा है बेरोजगारी बढ़ रही है, ये आर्थिक फायदा जो लाभार्थी की बात हो रही है वो कर्नाटक में भी दिखाई पड़ रहा है। इसी सर्वेक्षण में, जो सर्वेक्षण हम लोगों ने 2 दिन पहले अभी रिलीज किया, जितने लाभार्थी हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की नीतियां हो, की स्कीम्स हो या राज्य सरकार की स्कीम्स हो, इसमें जितने भी बेनिफिशियरीज हैं उनका वोट बीजेपी की तरफ झुका हुआ दिखता है। ये जरूर है कि बेनिफिशियरीज की जो संख्या है वो उतनी नहीं है जितनी बीजेपी शायद उम्मीद कर रही है। ठीक है अभय जी, सिर्फ 2 लाइन, 2 लाइन, इस तीसरी लाइन की इजाजत नहीं होगी। देखिए, इसी को एड्रेस करने के लिए जो मोदी सरकार ने भीषणतम महंगाई और बेरोजगारी में झोंक दिया है, हमने तय किया है कि बहनों को पूरी कर्नाटका की 2,000 रुपए प्रति माह देंगे, बेरोजगार युवकों को 3,000 रुपए, डिप्लोमा को 1,500 रुपए देंगे, आंगनवाड़ी बहनाओं को 15,000 रुपए प्रति माह देंगे। और आप उस नैरेटिव पे आ गए हैं, हनुमान मंदिर बनाएंगे राज्य में। नहीं, मैं केवल शास्त्री जी से इतना कहना चाहता हूँ। आप तो हमेशा कहते हैं 5 साल के विकास पर हम वोट मांगते हैं, उसी पर कर रहे हैं सर, उसी पर भी हमने वोट मांग रहे हैं। 1 लाख करोड़ से ज्यादा केवल वहाँ सड़कों के लिए दिया। आज जो है 10 उसका उद्घाटन। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।